सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो हम करने वाले हैं फोर्थ यूनिट बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको कराने वाली हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपोर्टिंग अ डेटा फाइल। तो आर में हम बहुत तरह की डेटा फाइल जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम कौन कौन सी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन डेटाबेस की फ़ाइल भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की। इवन जो हमारे अलग फॉर्मेट है HTML, XML, वो सब भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, कई सारे फंक्शन दे रखे हैं इंपोर्ट करने के। तो मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे read.csv फाइल को रीड करने का तरीका है, ठीक है। इसी के साथ जो एक्सेल का है वो आप दो या तीन याद कर लो ये, ठीक है। तो अगर हमें इंपोर्ट करना है CSV डेटा, तो हम read.csv फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, read.csv फाइल का पाथ लिखते हैं, हेडर लिखते हैं और सैप लिखते हैं। फाइल पाथ हमें बताता है कि हमारी फाइल कहाँ पे है। हेडर पैरामीटर हमें ये बताता है कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर कॉलम नेम है या नहीं है। और सैप जो होता है वो जो इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। हेड, यहाँ पे मैंने कोड भी ये दे रखा है, यहाँ पे जो लिखा है हेड डेटा, इससे क्या होगा कि फर्स्ट फ्यू रोज जो हैं वो आपको दिख जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी क्या है, ऊपर का जो डेटा वाला जो कोड लिखा है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, अगर हमें एक्सेल फाइल को रीड करना है, तो एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट ऐसा पैकेज नहीं है। तो आपको पहले लाइब्रेरी लोड करनी पड़ती है, मतलब लाइब्रेरी अपनी वर्किंग में लानी पड़ती है, जिसका नाम है रीड एक्सेल, ठीक है। और फिर आपका इसका फंक्शन है read_excel। इसका भी वही है कि आपको फाइल पाथ देना होता है। और इसमें आप क्या होता है कि एक्सेल में कई सारी शीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आप अपनी शीट का नेम दे सकते हो। अगर आपकी शीट का नाम शीट 1 है तो वो दे दो, कोई और नाम आपने चेंज कर दिया तो वो दे दो, ठीक है। ये दूसरी वाली सिंटेक्स भी होती है, बट आप एक ही याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता जॉनसन लाइट इसकी आपको ज़रूरत है, एक्सेल और CSV से काम हो जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी याद करना है तो ये कमांड है, आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसमें डेटाबेस की फ़ाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम जो है R जो है इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से भी, जैसे DBIM डेटाबेस या R MySQL डेटाबेस। इसका कोड ये दे रखा है, बट मेरे को कुछ खास ही इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो मैंने इसको कुछ खास इतना मैं कहूँगी नहीं कि आप ये पढ़ो, ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना याद रख सकते हो कि अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हम DBI लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, इतना काफ़ी होगा। देन अब हम आ जाते हैं डेटा विजुलाइजिंग यूजिंग चार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो डेटा है उसको विजुलाइज करते हैं चार्ट से। तो आर के पास कई सारी लाइब्रेरी है, जैसे ggplot2 है, प्लॉटी है, काउप्लॉट है। बेसिकली तो हमें ggplot पढ़नी है। और आर की खुद की एक इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं जिन्हें प्लॉट कहते हैं। प्लॉट की हेल्प से भी आप स्कैटर प्लॉट और लाइन चार्ट को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब ggplot लाइब्रेरी जो है वो ggplot के 2 पैकेज को लोड करना पड़ता है जब भी आप कोई वो बनाते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑलरेडी इनबिल्ट डेटा सेट ले रखा है, MPJ डेटा सेट, और उसी के सारे फंक्शंस, मतलब ये कुछ याद करने की चीज़ नहीं है, कॉलम डिस्क्रिप्शन वगैरह ये कुछ याद नहीं करना, आप इसे छोड़ सकते हो। ये बस डेटा सेट दिखा रखा है। यहाँ से इन्होंने दिखाया है कि हम ggplot को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉल ggplot पैकेज। तो उसके लिए आप क्या करोगे, install.package, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो, install.packages, उसके बाद ब्रैकेट, फिर आप उसका नाम लिखोगे जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। और जो नाम आप लिखोगे ना वो आपको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। जब आपको उसे लाइब्रेरी में लोड करना है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लिखा है लाइब्रेरी ggplot2, ठीक है। ये आपका ggplot2 आपकी लाइब्रेरी आ गई। अब इसकी हेल्प से आपकी अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। देन आपको कुछ अगर बनाना है, इसके आप कोड दिए हुए हैं। अब वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स आपके आ रखे हैं। पहला है हिस्टोग्राम। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, या डिफरेंट टाइप के चार्ट जो अवेलेबल हैं वो एक्सप्लेन कर दो। तो हिस्टोग्राम विजुलाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल कंटिन्यूस वेरिएबल बाय द बिनिंग। बिनिंग क्या करता है, डिवाइड करता है इसको डिफरेंट इंटरवल में, कि 5 से 6 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है, 10 से 15 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है। और इसकी हेल्प से हम स्क्यूनेस, स्प्रेड और अनयूजुअल गैप को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये कोड दे रखा है कि अगर ggplot में आपको ये बनाना होगा तो ये कैसे बनेगा। अगर मैं आपको कोड समझाऊं तो इसमें ऐसा है कि आपको ggplot यूज़ करना है, फिर MPJ, ये आपका वो डेटा है जिसके लिए आपको ये विजुलाइजेशन करना है। AEX, ये आपका एक कमांड होती है, इसमें आपको ये लिखना है कि आपको क्या चीज़ डिस्प्ले करनी है प्लॉट में। X इज इक्वल्स टू HY हाईवे माइलेज,
HWY मतलब हाईवे माइलेज डिस्प्ले करनी है। फिर उसके बाद जियोम हिस्टोग्राम, ये जो ऊपर की कमांड है ना GG प्लॉट वाली, ये तो सेम ही रहती है सब में, बस अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो जियोम हिस्टोग्राम हो जाता है, अगर बार बनाना है तो जियोम_बार हो जाता है। ये चीज़ आपकी चेंज होती है और अंदर की थोड़ी चीज़ें चेंज होती है। बाकी लैब्स वाली जो चीज़ है नीचे, ये तीसरी वाली, ये भी सेम ही रहती है हर चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? ये वो बार चार्ट जो है वो कैटेगरियल डेटा को शो करता है, ये कंपैरिजन करता है डिस्क्रीट ग्रुप को, डिफरेंट ग्रुप को अगर कंपैरिजन करना होता है ना तो हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो कोड है वो देख लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी इतना लोड मत लेना, जितना समझ आता है उतना करना इस टाइम पे, ज़्यादा परेशान मत होना। और रेगुलर वालों को तो मेरे को लगता नहीं कि इतना कुछ खास करने की ज़रूरत है, सोल के लिए बता रही हूँ। बॉक्स प्लॉट क्या करता है? जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कंटिन्यूस वेरिएबल का, उसे समराइज़ कर देता है। अब बॉक्स प्लॉट के अंदर हमारा मीडियन, क्वार्टाइल और पोटेंशियल आउटलायर को ये डिस्प्ले करता है। ये यूज़फुल होता है जब हम कंपेयर कर रहे थे अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप। तो अगर बॉक्स प्लॉट की इंटरप्रिटेशन भी आती है तो आपको ये बताना है कि बॉक्स प्लॉट आपका मीडियन, क्वार्टाइल, पोटेंशियल आउटलायर, इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम शो करता है, ठीक है। और बॉक्स प्लॉट कैसा दिखता है? ऐसा रेक्टेंगुलर शेप जैसा होता है। इसका ये पूरा कोड है, आप देख लीजिएगा। देन आ जाता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ हम तब रिकमेंडेड करते हैं जब हमें एनालाइज करना होता है कंटिन्यूस वेरिएबल को, और उसका ट्रेंड एनालाइज करना होता है या रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना होता है कि कब बढ़ा कब गिरा, जब वो देखना होता है ना तब हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रिलेशनशिप विजुलाइज करनी होती है दो कंटिन्यूस वेरिएबल की। ये याद रखना, दो कंटिन्यूस वेरिएबल का जब हमें रिलेशनशिप विजुलाइज करना होता है तब हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ अ स्कैटर प्लॉट, दे आर आइडियल चॉइस फॉर आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड, क्लस्टर या कोरिलेशन ट्रेंड या क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका कोड भी दे रखा है, थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका दूसरा टॉपिक। जब हम किसी भी डेटा सेट को एनालाइज्ड, समराइज और उसकी करेक्टरिस्टिक को अंडरस्टूड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालो। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हम कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे? मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीडियन का डायरेक्ट फंक्शन है आर में, लेकिन मोड का कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। मीन जो है मीन का मतलब क्या है? अर्थमेटिक एवरेज या मीन, ठीक है। इसे निकालने का तरीका क्या होता है? सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव डेटा है, ऑल्सो इट इज़ सेंसिटिव टू द आउटलायर। ये क्वांटिटेटिव डेटा है लेकिन आउटलायर से सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या होता है? आउटलायर का मतलब होता है बहुत ही कोई एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यू या बहुत ही कोई एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू। जैसे कि सारी वैल्यू जो होंगी वो 15, 10, 11, 12, 13 और एक वैल्यू है आपकी 1, या फिर एक वैल्यू हो गई 25, तो 25 और 1 हो गया आउटलायर, बिल्कुल अलग वैल्यू। अब इनकी वजह से क्या होता है? कई बार मीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि आपकी वैल्यू चेंज आती है, वो पूरा डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो इसलिए कहते हैं सेंसिटिव टू आउटलायर। और इससे क्या होता है? जो हमारा रिजल्ट है वो स्क्यू हो जाता है, मतलब एक तरफ खिंच जाता है। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ द शॉर्टेड डेटा सेट। जो भी डेटा हमारा डेटा सेट है उसको अगर हम सॉर्टेड कर लेते हैं, उसकी जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन होती है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर ऑड वैल्यू है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, मान लो 5 या 7, तो उसके बीच की वैल्यू, और अगर इवन है तो उनकी बीच की दो वैल्यू को हम एवरेज कर देते हैं, मतलब दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हो कि कैसे हमने डेटा सेट मीडियन, इवन कैसे कैलकुलेट करा है। जब आपका अगर क्वेश्चन आता है ना एक्सप्लेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप डेफिनेशन लिख के इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ही दिखा के आ जाएंगे, तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये मत करो कि ज़्यादा डेटा हमें याद करना है, मेन चीज़ें याद रखो कि व्हाट इज़ मीन, मोड और मीडियन क्या होता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा मोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा सेट में आ रही है, ठीक है। जो मोड डेटा सेट के अंदर यूनी मॉडल भी हो सकता है, मतलब एक मोड, मोर देन 2 मोड भी हो सकता है, और नो मोड भी हो सकता है। अब यहाँ पे तीनों का एग्जांपल दे रखा है, एक डेटा सेट में एक मोड है, दूसरे में हमारे 2 हैं और बाकी में नहीं है। अब मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट मीन का फंक्शन दे रखा है। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्ट मीडियन का फंक्शन दे रखा है, अगर आप देख सकते हो तो। और यहाँ पे मोड कैलकुलेट करने का भी आपको पूरा फंक्शन क्रिएट करके दे रखा है, ये फंक्शन पूरा हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है। तो जो सोल वाले बच्चे अगर उन्हें देखना है कैसे करना है तो वो देख सकते हैं। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन,
देखो, सेंट्रल टेंडेंसी से हमें सेंट्रल वैल्यू तो पता चल जाती है, लेकिन सारी करेक्टरिस्टिक नहीं पता चलती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन मेजर करते हैं। डिस्पर्जन क्या बताता है कि कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी या स्प्रेड है डेटा पॉइंट के अंदर अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, मतलब कितना ज़्यादा वेरिएबल या स्प्रेड डेटा पॉइंट है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, कितना दूर है कोई एक जो है वो सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन से बहुत दूर है, एक मीन के आसपास है, ये सब ये हमें बताता है। तो इसमें आता है सबसे पहले रेंज। रेंज जो है वो सिंपलेस्ट मेजर है डिस्पर्जन का। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डेटा सेट की, उसमें माइनस करके लिखते हैं। ऑल्सो रेंज जो है वो इजी टू कैलकुलेट है, बट ये सेंसिटिव टू आउटलायर है। सेम सेंसिटिव टू आउटलायर मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो। वेरिएंस, वेरिएंस जो है वो डेविएशन मेजर करता है मीन से कि हर एक डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूर है। तो इसमें क्या होता है कि मीन से हर एक डेटा पॉइंट में से मीन माइनस करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स द डेविएशन ऑफ मीन फार फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट ऑन एवरेज। हायर वेरिएंस का मतलब है कि डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएंस हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर्ड यूनिट में, तो इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि कोई भी x1 मतलब मेरी कोई भी वैल्यू है उसमें से मैंने मीन माइनस कर दिया और इसका स्क्वायर करके सम किया, तो क्योंकि ये स्क्वायर्ड यूनिट होती है तो इसलिए इसे इंटरप्रेट करना मुश्किल रहता है। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। Since interpretation of variance is difficult, therefore the standard deviation is arises. Standard deviation क्या होता है कि वेरिएंस का आपने स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसे स्क्वायर कर रहे थे वेरिएंस वाले फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने इसका अंडर रूट कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट कर दिया ताकि हम इजीली समझ सके। और ये हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डिस्पर्शन को सेम यूनिट में जैसे कि ओरिजिनल डेटा होता है। जैसा जिस यूनिट का ओरिजिनल डेटा होता है ना उसी डेटा में मेजर होता है, तो इसे इंटरप्रेट करना भी आसान रहता है। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा रहता है। इसका मतलब क्या है कि क्लोज टू मीन है और हमारा डेटा अच्छा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर करता है कि जो मिडिल 50% ऑफ द वैल्यू है डेटा की वो किस तरह से फैली हुई है। ये क्या करता है, जो हमारा Q3 है, Q3 माइनस Q1 को लेता है। Q3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 75% ऑफ द डेटा एंड द Q1 रिप्रेजेंट 25% ऑफ द डेटा। तो ये उसको माइनस कर देता है, तो 50% जो बीच का डेटा 50% बचता है, ये सिर्फ उसका स्प्रेड देखता है। ठीक है, अभी पूरा थोड़ा दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद ये आ जाते हैं कि कैसे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये आपका पूरा आ गया। अब आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो रिलेशनशिप समझना वेरिएबल्स के बीच में इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सको, ट्रेंड समझ सको, कैसे जो डेटा है वो एक दूसरे से एसोसिएट है और डिसीजन ले सको और प्रिडिक्शन कर सको। हम 3 टाइप के रिलेशनशिप समझ पाने वाले हैं। एक तो पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहे हो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका एक वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर आप वाईफाई से जितना दूर जाओगे आपकी इंटरनेट स्पीड उतनी कम होगी। और नॉन लिनियरिटी, इसका मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल रिलेशनशिप है वो कर्व्ड या कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई रिलेशनशिप आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम 3 का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, कोवेरेंस, कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। देखो, कोरिलेशन और कोवेरेंस दोनों ही मेजर करते हैं लीनियर डिपेंडेंसी बिटवीन द पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल, कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंड है और किस तरीके से उनका रिलेशन है। ठीक है, अब कोवेरेंस क्या होता है, इट इज़ स्टैटिकल मेजर जो इंडिकेट करता है कि दो वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं एक साथ, कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रहते तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो इट्स ओके। कोवेरेंस मेजर करते हैं कि कैसे दो वेरिएबल वेरी करते हैं एक साथ। अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ कोवेरेंस इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप डायरेक्ट है, दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं एक साथ डिक्रीज होता है। अगर नेगेटिव है तो मतलब एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है। कोवेरेंस अगर जीरो है तो इसका मतलब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन कोवेरेंस को मेजर करना ना मुश्किल है क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो डिप्रोडेक्ट की यूनिट के हिसाब से होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है उसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। हम सिर्फ ये डायरेक्शन पता कर सकता है बट स्ट्रेंथ नहीं हो पाती कोरिलेशन कोवेरिएंस के केस में। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू कंपेयर टू स्टैंडर्ड अक्रॉस डेटा सेट। अब कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है COV। ठीक है, और फिर जो भी आपके जिसका निकालना है कोवेरिएंस वो दोनों डाल दो। देन इसी वजह से क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इंटरप्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट था तो इसलिए नॉर्मलाइज्ड वे आई कोवेरेंस की, दैट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, ये आराम से हम इसका जो डायमेंशन जो डायरेक्शन है इसके साथ साथ स्ट्रेंथ दोनों मेजर कर पाते हैं। और जो कोवेरेंस है, कोरिलेशन नहीं कोवेरेंस, उसकी वैल्यू जो होती है -∞ टू +∞ के बीच में होती है, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू कोरिलेशन की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है और इसे फॉर्मली पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट भी कहा जाता है।
अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि कोवेरिएंस को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर R 1 है मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, अगर -1 है तो नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और 0 है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन नॉट ओनली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बट ऑल्सो द डायरेक्शन। अब इसका कोड क्या है कोरिलेशन का? COR। ठीक है, COR दिख रहा होगा आपको, यूज़ करो और इसमें ये पता कर देगा। ठीक है, जो कोरिलेशन है वो हमें स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों बताता है, सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R²। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बताता है कि कितना वेरिएंस एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है कि हाउ वेल वन वेरिएबल प्रिडिक्ट अनदर, कि एक वेरिएबल कितने अच्छे से दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। और ये रिग्रेशन एनालाइज में यूज़ किया जाता है एवल्यूट करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट। ये कंप्यूट किया जाता है स्क्वायर द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का बस स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे लिखा है कि R² की वैल्यू 81 है, इसका मतलब है कि 81% ऑफ द वेरिएशन इन Y इज एक्सप्लेन्ड बाय X। ठीक है, अगर R² 0 है मतलब कोई भी प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप है ही नहीं, कि X का कोई भी वेरिएंस जो वेरिएशन है वो Y हमें नहीं बता रहा है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। देखो, वैसे मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंस करा चुकी हूँ डिटेल में कोवेरिएंस और कोरिलेशन का, बट स्टिल मैंने ये डिफरेंस एक टैबुलर फॉर्म में डाला है क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं। डेफिनेशन क्या है कि कोवेरिएंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, कोरिलेशन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों मेजर करता है, बट कोवेरिएंस सिर्फ डायरेक्शन मेजर करता है। इसकी रेंज क्या है कोवेरिएंस की? -∞ टू +∞, यहाँ पे -1 टू +1। ये डिपेंडेंट नहीं होता यूनिट पे, यहाँ ये यूनिट पे डिपेंडेंट होता है। ये सब आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ आपका पूरा जो 4th यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।